तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी की मॉम इटोकी को ईगर निंजा की सीक्रेट कोड के बारे में बता रही होती है। दरअसल इस सीक्रेट कोड को सील कर दिया गया था क्योंकि ये कोड काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी ये कहाँ पर है इसके बारे में सिर्फ ईगा के चीफ को ही पता है। और उसके बाद इटोकी की मॉम उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जहाँ पर सभी निंजास के नाम लिखे होते हैं और उसकी मॉम कहती है कि जिस दिन तुम एक रियल निंजा बन जाओगे तुम्हारा नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा। और उसके बाद हमें इटोकी और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी उनके पास वही अंकल आते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी एकेडमी कुछ दिन और बंद रहेगी। इसके बाद ये सारे इटोकी की मॉम के पास चले जाते हैं जहाँ पर इटोकी की मॉम टीवी पर एक न्यूज़ देख रही होती है और उससे अंकल कहते हैं कि यह एक कोड है जिसमें ये बता रहे हैं कि ये निंजा ब्रांड काउंसलिंग होने वाली है और ये मीटिंग निंजा सिक्योरिटी काउंसिल का हेड करा रहा है। और इस मीटिंग के अंदर सबसे बड़ी क्लाइंट के चीफ को बुलाया जाता है और इस मीटिंग से ये डिस्कस होता है कि जापान का फ्यूचर कैसा होगा। और इस मीटिंग के अंदर ईगा क्लैन वालों को जाना होगा क्योंकि ये उसके मेंबर हैं। और उसके बाद हमें निंजा सिक्योरिटी वालों को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि जो मीटिंग होने वाली है उसमें काफ़ी क्लैंस के चीफ आने वाले हैं तो इन्हें सिक्योरिटी डबल करनी होगी ताकि ये सब पर नज़र रख सकें। और उसके बाद हमें देखते हैं कि इटोकी की मॉम कहीं जा रही होती है और इटोकी को सबका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाती है और फिर ये जाते जाते कुछ बातें कर रहे होते हैं जिसमें इनको ऐसा लगता है कि शायद साइका विलेज वाले इनको लोगों की मदद करेंगे। ये उस मीटिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सारे के सारे हेड एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और हयातो यहाँ पर कहता है कि अभी कुछ देर में यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और सभी लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि साइका विलेज वाले यहाँ पर नहीं आए होते हैं। गोगा विलेज का चीफ यहाँ पर बताता है कि साइका विलेज अब हमारे अंडर में आता है और हयातो यहाँ पर बताता है कि निंजा रूल्स तोड़े गए हैं और इस वजह से पूरे निंजा वर्ल्ड में डिसबैलेंस बन रहा है और इसके जिम्मेदार हैं गोगा विलेज वाले। और उन्हें ये भी लगता है कि इनका एक्शन पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। और हयातो गोगा विलेज वालों से कहता है कि जैसे आपने कहा कि साइका विलेज आपके अंडर काम कर रहा है तो आप बता सकते हो कि साइका विलेज का आप कहाँ पर काम कर रहा है। और वैसे भी अभी कोई भी ऑफिशियल रजिस्ट्री नहीं है जिससे हमें पता चल सके साइका विलेज किसके अंडर काम कर रहा है। और अभी हाल ही में साइका विलेज के काफ़ी लोग गायब होने लगे हैं और अभी ऐसा इंसिडेंट चल रहा है जिस वजह से वो छोटे मोटे गाँव से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारी बातें सुनकर गोगा विलेज का हेड कहता है कि सारे झूठे आरोप हैं। तब हयातो सभी विलेज के हेड से पूछता है कि क्या आपको गोवा विलेज से कोई थ्रेट आया है, जिसके रिस्पॉन्स में सारे विलेज यहाँ पर मना कर देते हैं। और इटोकी की मॉम कहती है कि मेरे अभी भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं, जैसे कि हमें हमेशा से एक चीज़ के लिए गोवा विलेज वाले हमेशा हम पे झूठा इल्जाम लगाते रहे हैं। और अभी उन्होंने गोवा विलेज वालों से कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी जिससे उन्हें पता चला कि ये गोवा विलेज वाले कुछ न्यू वेपन्स बना रहे हैं। इसमें ये लोग ईगा वालों की निंजा कोड को भी टारगेट कर रहे हैं और गोगा वाले अपनी ताकत के दम पर ये सभी गांव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे वो ये भी कहती है कि इसे रोकने के लिए वो अपने निंजा कोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तैयार है। और वो कहती है कि निंजा कोड को लड़ाई रोकने के लिए बनाया गया था और अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, इसलिए हमें इस कोड को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और इटोकी की मॉम की बात सुनकर धीरे धीरे सभी हेड गोगा वालों पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि इनकी वजह से हमें काफ़ी मुसीबत सहनी पड़ी है। और सभी की सभी बात सुनकर हयातो गोगा वालों को कहता है कि देखो अब सारा कुछ तुम्हारे सामने है, इसलिए अब हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। और अब गोगा वालों का एक बंदा कहता है कि पिछला हेड जो मरा था उनकी इन्वेस्टिगेशन कितनी चल रही है। हयातो यहाँ बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट पूरी हो गई है लेकिन सच बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि निंजा अकेडमी का सेकंड क्लास का कैप्टन होता है और वो कहता है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चला है, इस मर्डर के पीछे ईगा विलेज वालों का ही हाथ है। हमें कुछ पिक्चर्स मिली हैं जहाँ पर गोगा विलेज की हेड की डेथ हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ पर पिक्चर्स को दिखाता है लेकिन पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा ब्लर होती हैं। जो मेन चीज़ है वो है ऑडियो। इसमें जो ऑडियो चल रही है वो ईगा निंजा के कोड की है क्योंकि हर विलेज की निंजा कोड की फ्रिक्वेंसी अलग होती है और इसमें जो फ्रिक्वेंसी चल रही है ईगा विलेज के कोड से बिल्कुल मैच कर रही है। और ये देखकर इटोकी की मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो आदमी इटोकी की मॉम से अपने साथ चलने को कहता है
लेकिन तभी टोकी सदा सामने आ जाता है। टोकी की मॉम कहती है कि हम सबने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं और ये सब कुछ मुझे प्रूफ करना ही होगा। इसलिए उसकी मॉम उस आदमी के साथ चली जाती है, लेकिन वो टोकी सदा से कहती है कि तुम टोकी से कहना कि ईगा विलेज वालों का ध्यान रखे। और यहाँ पर टोकी को पता लगता है कि उसकी मॉम को अरेस्ट कर लिया गया है और टोकी सदा उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम ईगा विलेज वालों का ध्यान रखोगे। वहीं दूसरी तरफ हमें गोगा विलेज वालों को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि इनकी लीडर को भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है और वो भी सिर्फ ईगा विलेज वालों की वजह से। पर वो लोग कहते हैं कि हम ईगा विलेज वालों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है। हयातो उस वीडियो को देख रहा होता है और उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और वो सोचता है कि अगर ऐसा ही था तो सेकंड डिवीजन इस वीडियो को छुपा क्यों रहे थे। और हयातो को वीडियो में कुछ दिखता है और वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से उस पर हमला हो जाता है और जिसने अटैक किया होता है वो सेकंड डिवीजन का ही कैप्टन होता है, जो कि कुछ टाइम पहले ही टोकी की मॉम को लेकर गया था। और तब हमें पता चलता है कि इसने जो सूट पहना हुआ है ये लेटेस्ट है, जो कि गोगा वालों ने बनाकर इसको दिया है। और फिर वो बंदा हयातो से कहता है कि तुम हमेशा ईगा विलेज वालों को क्यों सपोर्ट करते हो। और हयातो कहता है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद हमें ईगा क्लैन वालों को दिखाया जाता है, जो कि सभी की एक जगह पर आए होते हैं और यहाँ पे टोकी चीफ की ड्रेस पहनकर आया होता है क्योंकि उसकी मॉम को अरेस्ट कर लिया गया होता है और यहाँ पर एक एक्टिव चीफ चाहिए होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इटोकी 19 सक्सेसर है, इसलिए वो अभी एक्टिव चीफ बनना चाहता है। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गोवा के चीफ को दिखाया जाता है, जो कि ये बोल रहा होता है कि उसका जन्म एक कमजोर शरीर में हुआ है और वो गोवा का चीफ बनना चाहता है, इसलिए वो अपनी बॉडी को मशीन से रीजनरेट करवाता था और इन सब टेस्ट का रिजल्ट फेलियर ही निकला। और दूसरी तरफ उसके छोटे भाई का भी जन्म हो चुका था, लेकिन उसके भाई के साथ ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि उसका जन्म निंजा फैमिली में नहीं होना चाहिए था। और फिर हमें पता चलता है कि उसका भाई और कोई नहीं गोगा विलेज का पिछला चीफ होता है, जिसका नाम शीनू मारू था, लेकिन अब वो मर चुका है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेकंड डिवीजन कैप्टन गोगा के हेड के पास आ जाता है और वह इतनी लेट से आने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और वह सभी लोगों को इकट्ठा करता है और एक मीटिंग करता है और वह कहता है कि फर्स्ट डिवीजन कैप्टन हयातो वो काफ़ी टाइम से हमें दिख नहीं रहा है और हमें उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहा, इसलिए पूरी कैप्टनसी अब मैं संभालूंगा और अथॉरिटी का जो सारा काम है अब मैं अपने हाथ में लूंगा। और शियोनी सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो सोचती है कि हमारा हेड कहाँ पर गया। और फिर ये कैप्टन बताता है कि ईगा विलेज का हेड यानी इटोकी की मॉम उन्होंने मान लिया है कि गोगा विलेज के पिछले हेड की मौत के पीछे उनका ही मास्टरमाइंड है और निंजा रूल्स के अकॉर्डिंग अब उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। और बाद में ये बंदा शियोनी को फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बना देता है, जिसके बाद शियोनी अपने ग्रुप से मीटिंग करने लगती है और वो कहती है कि सेकंड डिवीजन का कैप्टन ही इसका रिस्पॉन्सिबल है और हमारे जो हेड गायब हुए हैं उसके पीछे भी इसी का हाथ है। इसका मतलब ये है कि सेकंड डिवीजन का कैप्टन गोगा वालों से मिला हुआ है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। और फिर वहां पर एक बंदा पूछता है कि तो फिर उसने तुम्हें ही हेड क्यों बनाया। और वो कहती है कि उसे पता है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाऊंगी, जिस वजह से वो अपने काम काफ़ी आसानी से कर लेगा, शायद इसी वजह से उसने मुझे हेड बनाया है। और फिर ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये विलेज के लीडर को लेकर इटोकी की मॉम के सामने आ जाते हैं और वो इटोकी की मॉम से कहते हैं कि हमारे पास एक ऑफर है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट कर लेती हो तो हम लोग तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और इटोकी की मॉम कहती है कि भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं सीक्रेट कोड नहीं बताऊंगी। और इधर गोवा का हेड उसे कहता है कि अगर ईगा का वो सीक्रेट निंजा कोड हमारी टेक्नोलॉजी से मिक्स हो जाए तो हम एक कमाल का वेपन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ इटोकी की मॉम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं करती और सेकंड डिवीजन का कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन था, लेकिन तुमने वो भी गवा दिया, इसलिए अब तुम्हें कल एग्जीक्यूट किया जाएगा। और फिर हमें ईगा क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि बैठ कर मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उनके हेड का एग्जीक्यूट कल होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक बंदा खड़े होकर कहता है कि हमें ऐसे बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें अपने हेड को बचाना चाहिए। लेकिन तभी दूसरा बंदा खड़ा होकर कहता है कि हमें उससे ऐसा करते हैं तो हमें लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और शायद ये बहुत बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। और टोकी सदा कहता है कि कल हमारे चीफ को पनिशमेंट मिलने वाली है। और तभी वो बंदा कहता है कि इटोकी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और उस पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी डालना बहुत ज़्यादा रिस्की है।
और तभी टोकिसदा कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे क्लैन से निकाल दो, फिर मैं तुम्हारी मोम को जाकर बचा लूंगा। इससे ईगा विलेज पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस विलेज में रहूंगा ही नहीं। और यहाँ पे टोकी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी कोसे उठकर टोकी की गर्दन पर चाकू रख देती है और वो उसे कहती है कि तुम मुझे भी इस क्लैन से निकाल दो, ताकि मैं जाकर तुम्हारी मोम को बचा लूँ, क्योंकि तुम्हारी मोम के सिवा मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन सबके कहने पर वो इटोकी छोड़ देती है और इटोकी कहता है कि हम मोम को बचाना जरूर जाएंगे, लेकिन इन निंजा बनकर, क्योंकि हमें पता है कि हम कोई भी गलत काम नहीं किया है। और इटोकी सबको तैयार होने के लिए कहता है और वह कहता है कि संभाल कर रहना, तुम पकड़े ना जाओ। और ये सारी बातें कुरोकी सुन लेती है और यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसकी खबर वो गोवा वालों को दे देती है। और इधर गोवा का जो हेड है वो वापस आ चुका है और वो इन दोनों को लोगों को बताता है कि अब सीनियर एजुकेशन मीटिंग शुरू होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं। और तभी सजाको वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि मुझे अपने एक स्पाई से यहाँ पता चला है कि वो अपने हेड को बचाने के लिए उधर जा रहे हैं और उनके पास उनका बेस्ट फाइटर भी नहीं है। ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन पर अटैक करने के लिए। और सजाको ने कहता है कि जब वो ईगा वालों पर अटैक करेंगे तो मैं उसमें सबसे आगे रहकर लीड करना चाहता हूँ। और उनका हेड ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कहता है कि डैड, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। और फिर हमें गोवा वालों को दिखाया जाता है जो कि बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं कि वो लोग जो ईगा वालों पर हमला करने वाले हैं वो ठीक है या नहीं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो ईगा वालों पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि अभी उधर टोकिसदा भी नहीं है, इस वजह से उन लोगों को काफ़ी आसानी से अटैक कर पाएंगे। लेकिन बाकी कुछ लोग इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे और वो कहते हैं कि हमें दूसरे गांव की तरह ईगा वालों को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कि अगर हम लोग ईगा वालों पर हमला करने वाले हैं तो उसका नुकसान हमें भी होने वाला है। और वहीं दूसरे मेंबर कहते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं और हमें कभी ना कभी शिनमारू की मौत का बदला भी लेना है। और यहाँ पे सजाको के डैड अपने हेड को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोग अटैक ना करें, क्योंकि सब कुछ वॉर से नहीं संभाला जा सकता। और ये बात सुनकर गोवा विलेज के हेड मान जाता है और सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोवा विलेज का हेड सजाको के डैड को गोली मार देता है और वो बोलता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, तुम हर बार सही होते हो, शायद इस बार भी तुम सही बोल रहे हो, लेकिन गोवा विलेज में तुम जैसे कायरो की कोई जगह नहीं है। और अगले सीन में हम टोकी के पुराने फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि वहां पर बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं टोकी कैसा होगा, शायद उसे टोक्यो में कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है और वहां पर बताया जाता है कि गांव के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है, इस वजह से लोगों को अपने घर जाने के लिए कहा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टोकी बैठकर न्यूज़ देख रहा होता है और तभी उसके अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि टोकी बैड न्यूज़ है। अभी जो न्यूज दिखाई जा रही है वो गोवा वालों ने ही मैनिपुलेट करके पब्लिश की है। और आगे वो कहता है कि जब कोई निंजा किसी पर अटैक करने वाला होता है तो वो ज्यादातर रात में ही करता है और वो चाहते हैं कि वो अपने टारगेट का कान हाथ सुन कर दें, तो निंजा कभी भी टीम पर छुप कर नहीं आते और जब वो अटैक करते हैं तो वो सीधा अटैक कर देते हैं। और जैसे अभी सीन चल रहा है इसका मतलब यही है कि ये सब कुछ गोवा वालों की साजिश है और वो लोग हम पर अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। और फिर रात में हमें गोवा वाले दिखाए जाते हैं जो कि ईगा वालों के तरफ ही जा रहे होते हैं उन पर अटैक करने के लिए, और ईगा वाले पूरी तरीके से तैयार थे उनके अटैक को रोकने के लिए। और फिर हमें ईगा की एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये बोलकर वो गोवा की तरफ एक मिसाइल लॉन्च कर देता है जिससे गोवा वालों की कार सारी उड़ जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है टोकिसदा और कोसे अपना भेष बदल कर एक जगह पर आए होते हैं जहाँ पर उनसे गार्ड पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और टोकिसदा उसे कहता है कि हमारा यहाँ पर कॉन्सर्ट है। और वो गार्ड उनसे कहता है कि यह जगह रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पर सिर्फ ऑथराइज लोगों को जाने दिया जाता है। जिसके बाद टोकिसदा उस आदमी को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद सारे गार्ड को मारकर इटोकी की मोम के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। और टोकिसदा इटोकी की मोम से कहता है कि ये ऑर्डर हमारे एक्टिव चीफ का था, यानी कि इटोकी का। और इटोकी की मोम उन्हें थैंक यू बोलती है। और जैसे लोग बाहर निकलते हैं तभी हम देखते हैं कि सेकंड डिवीजन का जो हेड है वो अपनी टीम के साथ इन लोगों पर घेर लेता है। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ईगा वाले गोवा विलेज की एक निंजा रोबोट से लड़ रहे होते हैं
और फिर सोगी उन्हें बताती है कि गोगा विलेज वालों के पास सिर्फ नॉर्मल निंजा नहीं बल्कि रोबोटिक निंजा भी हैं और हमारे पास सिर्फ 45 नॉर्मल निंजा हैं और दूसरी तरफ गोगा वाले के पास 250 से ज़्यादा निंजा हैं। और ये सुनकर इटोकी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो कोशिश से कहता है कि तुम चीफ को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों को देख लूँगा। हम देखते हैं सेकंड डिवीजन का कैप्टन कहता है कि तुम टोकी सदा को मार दो और फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है। यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि 1-on-1 बैटल में रोबोटिक निंजा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर इटोकी को सोचने लगता है और किरोगी से पूछती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। और इटोकी कहता है ये लोग इतनी ज़्यादा निंजा लेकर आए हैं और चाहें तो हम पर एक बार में अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक करके क्यों आ रहे हैं। और ये सुनकर रियो को पूछती है गोगा निंजा कितने हिस्सों में बटा हुआ है और इसके जवाब में वो लोग उसे बताते हैं हर एक ग्रुप में एक निंजा है और 4 मैकेनिकल रोबोट निंजा। और इसका मतलब ये है कि वो लोग ज़्यादातर मैकेनिकल निंजा लेकर आए हैं। और रियो को यहाँ पर बताती है कि सबसे कह देना अगर मैकेनिकल निंजा के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जल्दी से हमें बता देना, अगर हो सके तो एक मैकेनिकल निंजा पकड़ कर यहाँ पर ले आना। और यहाँ पर मैं गोगा विलेज की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर एक बंदा बोलता है हमें पता चला है 29% ऑफ निंजा ग्रुप डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी तक ह्यूमन निंजा की रिपोर्ट नहीं आई है। और दूसरी तरफ हमें ईगा वालों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक निंजा गोवा के मैकेनिकल निंजा को पकड़ कर ले आता है और रियो को इस मैकेनिकल निंजा की जांच करने लगती है और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए हर निंजा सूट के अंदर एक निंजा कोड होता है और उस कोड की मदद से इस सूट को ताकत मिलती है, लेकिन इस सूट में जो कोड लगा हुआ है वो लिमिटेड सोर्स ऑफ पावर है, इसलिए मैकेनिकल निंजा 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती। और इस सुनकर इटोकी समझ जाता है कि गोगा वाले हमारे निंजा कोर के पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो उसका यूज करके अपने रोबोटों के अंदर पावर डाल सके। और उन लोगों को ये भी पता है कि हमारे निंजा कोड की ताकत इनफाइनाइट है, इस वजह से वो हमारे निंजा कोड के पीछे पड़े हुए हैं। और ये सुनकर रियो को कहती है कि दरअसल निंजा कोड रिचार्जेबल बैटरी की तरह काम करता है, इसका मतलब ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पर रोबोट जाकर अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, वो भी निंजा कोर की मदद से। और ये लोग पेट्रोलियम में काम कर रहे हैं, जब कोई रोबोट निंजा का कोर खत्म होने वाला होता है वो चला जाता है रिचार्ज करने के लिए और उसके बदले दूसरा बैटल फील्ड में आ जाता है। तो अगर वो लोग इस जगह को ढूंढ लें और रिचार्जेबल कोर को तोड़ दें, उन लोगों की आधी परेशानी खत्म हो जाएगी और गोगा वाले पीछे हट जाएंगे। और इटोकी के कहने पर वो उस जगह को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक बहुत बड़ी जगह मिल भी जाती है। और रियोको कहती है कि रिचार्जेबल स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक की जरूरत पड़ती है, तो हमें ऐसी जगह ढूंढना होगा जहाँ पर ट्रक का बहुत आना जाना है। जिसके बाद उन्हें ऐसी जगह मिल भी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 5 जगह हैं और अपने निंजा को अलग अलग जगह भेजेंगे तो उनका डिफेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इटोकी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो इन जगह पर खुद जाएगा और ये लोग उन्हें मना कर रहे होते हैं, लेकिन इटोकी एक भी नहीं मानता और वो जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और रियो को भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें किरोगी दिखाई जाती है जो कि इस बात को भी लीक करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ हो जाता है जिसके बाद वो उस बात को लीक नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टोकी सदा सभी निंजास को मार देता है और यहाँ पर टोकी सदा और कैप्टन की बच्चे हुए होते हैं। जिसके बाद सियोनी अपने मेंबर के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है और वो कैप्टन टोकी सदा को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन इन लोगों को सारी सच्चाई पता होती है। कैप्टन गोगा वालों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब गोवा के हेड पिछले कैप्टन की डेड बॉडी को जलाने के लिए जा रहे थे तभी इन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और तभी 2 निंजा आकर कैप्टन को पकड़ लेते हैं और टोकी सदा उसको मारकर बेहोश कर देता है। और इधर शियोनी अपने मेंबर को कहती है कि तुम टोकी सदा को जाने दो, लेकिन वो मेंबर यहाँ पर मान नहीं रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है टोकी सदा आराम से वहाँ से निकल जाता है और फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जिनकी पूरी तरीके से यहाँ फट रही होती है, क्योंकि अब टोकी सदा ईगा वालों की तरफ जा रहा है उनकी फाइट में हिस्सा लेने के लिए। फिर हमें टोकी दिखाया जाता है जिसने उन चार्जिंग पॉइंट्स को ढूंढ लिया होता है, लेकिन इधर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट हैं। और इधर इटोकी रियोको से कहता है कि हमें इन चार्जिंग पॉइंट्स को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। रियोको को पहले ही पता चल जाता है कि इटोकी ऐसा कुछ सोच रहा है, इसलिए वो अपने साथ 3-4 ग्रेनेड ले आती है और इन ग्रेनेड को यूज़ करके इधर वो चार्जिंग स्टेशन पे उनके साथ मैकेनिकल रोबोट को भी उड़ा देगी। लेकिन ये करना इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली जाकर उधर एक ग्रेनेड लगाना था। इसलिए रियोको उसे एक और गैजेट निकाल कर देती है जिससे वो निंजा को 10 सेकंड तक रोक सकती है।
जिसके बाद इटोकी आगे बढ़ने लगता है और वो लड़की उस गैजेट को ऑन कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इटोकी की टक्कर सजाको से हो जाती है और वो इटोकी के ऊपर हमला करता है और फिर रियो को आकर सजाको को पकड़ लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि सारे के सारे रोबोट दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर हम बहुत सारे निंजा इटोकी को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक निंजा इटोकी के हाथ से वो ग्रेनेड ले आती है और चार्जिंग यूनिट की तरफ भागने लगती है और सजाको से रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। लेकिन वो निंजा उस ग्रेनेड को चार्जिंग यूनिट के पास फेंक देता है और ये देखने के बाद जल्दी से जल्दी इटोकी उस बम को एक्टिवेट कर देता है और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे निंजा को सब कुछ उड़ जाता है और इस धमाके की वजह से इटोकी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और रियो को आकर उसे होश में लाती है और इटोकी आकर देखता है कि जो निंजा उसके हाथ से ग्रेनेड लेके भाग रहा था वो और कोई नहीं बल्कि किरोगी होती है, जिसने वो मास्क पहना होता है जिससे वो अपने फेस को चेंज कर सकती है। और इटोकी उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बिना मैकेनिकल चार्जिंग के वो अपने रोबोट से चार्ज नहीं कर सकते और ईगा वालों से नहीं जीत सकते। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने सभी निंजास को वापस बुला लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस बार को ईगा वाले जीत चुके हैं। और इसके बाद हमें शियोनी को दिखाया जाता है जो कि सेकंड डिवीजन के कैप्टन के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या गोवा के हेड ने उसे पिछले कैप्टन को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो उसके जवाब में कुछ नहीं बोलता। और शियोनी उसे बताती है कि गोवा वाले को तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि तुमने ही उन्हें मारा था। और उसके बाद वो भी यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके बाद शियोनी यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा एक अलग सा डेविल फील दे रहा होता है और ये कहता है कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। और उस वक्त वो अपने हाथों से एक निजुत्सु का साइन बनाता है और उसके बाद इटोकी की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपने गांव में वापस आ गई है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उनको ये भी पता चल गया है कि गोगा वाले पीछे हट चुके हैं। लेकिन तभी सेकंड डिवीजन कैप्टन का निजुत्सु यूज़ करने की वजह से कोसे को छूने लगता है और वो अचानक से इटोकी की मॉम की गर्दन पर चाकू रख देती है और सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि ये हिप्नोटाइज हो चुकी है और वो बोलती है कि अगर कोई भी अंदर आया तो ये उसे मार देगी। और कोसे उसकी मॉम से पूछती है कि आखिरकार वो सीक्रेट कोड कहाँ पर है और तब सॉन्ग इटोकी को सब कुछ बता देती है यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर वो इटोकी के मॉम को एक रूम में ले आती है और वो कहती है कि तो उसका मतलब ये है कि वो उस टाइम का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोसे कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही होती है। और वो कहती है कि मुझे बताओ कि वो निंजा कोड कहाँ पर है। और इटोकी की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन कोसे उसे फेस पर एक कट लगा देती है और इटोकी की मॉम इस बात को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो उसके मास्क को हटाने लगती है। और जैसे ही उसके मास्क को हटाती है वो देखती है कि वो अपने होठों को कस के काट रही होती है। इटोकी की मॉम ये देखकर समझ जाती है, इसलिए उसे कस के हक कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि कोसे के दिमाग में कुछ होने लगता है और जिस वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इटोकी की मॉम को लगता है कि ये ठीक हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक से वो इटोकी की मॉम को मार देती है। और तभी हम देखते हैं कि इटोकी भागते हुए अपने घर आ जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। और साथ ही में यहाँ पर टोकी सदा भी आता है जिसकी हालत यहाँ पर रोने जैसी हो जाती है। और फिर गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टोकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है और तब सोग उसे कहती है कि अब तुम्हारी मॉम नहीं रही, इसका मतलब अब तुम्हारी ईगा का रियल चीफ बनने का टाइम आ चुका है और कोसे की कस्टडी अब टोकी सदा के पास है। और जैसे सच्चाई बाहर आएगी तुम्हें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कोसे को सजा देने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इधर पिछली रात डॉक्टर ने बहुत ज्यादा कोशिश की होती है उसकी मॉम की जान बचाने के लिए और तभी टोकी सदा कहता है कि मैं कोसे को कस्टडी में लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर भी कह देते हैं अब हमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है। और इधर टोकी बहुत ज्यादा दुखी होता है और उन लोगों को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। फिर हमें गोगा वालों को दिखाया जाता है। इधर एक आदमी बोल रहा होता है कि हमने सारे के सारे विलेज को हेड को पकड़ लिया है और या फिर कुछ कुछ को मार भी दिया है और अब लोग तैयार कर रहे हैं ईगा पर दूसरा अटैक करने के लिए। और इधर हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा होता है और उधर एक आदमी उसे कहता है कि
तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि अब तुम गोगा में वापस मत जाओ। और सजाको से पूछता है कि मेरे पिता को किसने मारा। वो आदमी कहता है कि गोगा के हेड ने तुम्हारे पिता को मारा है क्योंकि तुम्हारे पिता उनके काम में दखलंदाजी कर रहे थे। और वो सजाको को बोलता है कि तुम छुपे रहो, नहीं तो गोगा वाले तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि इटोकी यहाँ पर ऑफिशियल चीफ बना दिया गया होता है और ईगा वाले बैठकर सभी मीटिंग कर रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, क्योंकि गोगा वाले अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं और वो किसी भी रूल्स को नहीं मानते और वो कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इधर हम इटोकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो उन लोगों से कहता है कि क्या हम इन सब बातों को मेरी मॉम के फ्यूनरल तक रोक नहीं सकते। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रियोको इटोकी से कहती है कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा वो हॉस्पिटल में हैं, तो मुझे उन्हें देखने जाना है। और किरोगी भी कहती है कि अब मुझे अपने गांव वापस जाना है। और फिर इधर इरुई आ जाती है और वो इटोकी सदा से बात करने लगती है और वो उसे बताती है कि हमें पता चल गया है कि कोगा वाले क्या चाहते हैं, इस वजह से हम लोग मिलकर कोगा वालों को सबक सिखाएंगे। तो इसलिए वो इटोकी सदा से मदद मांगती है और आगे वो बताती है कि डिवीजन सेकंड का कैप्टन पहले जेल जा चुका है एंड सारे निंजा अकेडमी का हेड वो निंजा स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका है। और वो बोलती है कि इस रजिस्टर ईगा विलेज की एक लड़की है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस लड़की का ईगा विलेज के साथ क्या रिश्ता है। और टोकी सदा उस रजिस्टर को खोलता है तो उसके अंदर कोसे की छवि होती है। और उसके बाद अगले सीन में हमें किराई और रियो को दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं। और रियो को टोकी से कहती है कि मैं जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, कोसे के नेचर के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उसने ये कत्ल किया होगा और मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हूँ। और इटोकी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी यही सोचता हूँ कि कोसे ने ये कत्ल नहीं किया होगा। अगले सीन में हमें टोगी सदा को दिखाया जाता है जो कि टोगी के पास आया होता है और वो कोसे के पास चलने को कहता है, जिसके बाद ये कोसे के पास आ जाते हैं और यहाँ पे कोसे को रस्सियों से बांधा हुआ होता है। और ये देखे टोगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। टोगी सदा कहता है कि ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये खुद को मारने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद वो कोसे के मुंह से पट्टी हटा देता है और उससे कहता है कि अब बताओ आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। और वो कहती है कि मेरे मन में एक घंटी सी बजी और अगले सीन में टोगी की मॉम का खून मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अभी अभी की अभी मार दो। टोगी सदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। दरअसल गोवा क्लैन काफ़ी लंबे टाइम से एक चिप बना रहा था जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है और इससे पहले कोई टोगी की जिस लड़की ने मारने की कोशिश की थी उसके दिमाग में भी यही चिप लगी हुई थी। तो कोई उससे कहती है कि क्या मेरे दिमाग में वो चिप अभी भी है। टोगी कहता है आखिरकार इसके दिमाग में वो चिप आई कहाँ से। फिर टोगी सदा बताता है कि गोवा का जो चीफ है अपनी बीवी से हुए बच्चों में चिप प्लांट करता था और फिर वो उन्हें अलग अलग विलेज में भेज देता था एक स्पाई के तौर पर। और टोगी सदा बताता है कि अभी का गोगा जी भी तुम्हारा फादर है। और को से पूछती है कि आखिरकार आपको ये कब से पता था। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था जब तुम हमें मिली थी, लेकिन ये चिप वाली बात मुझे अब पता चली। और कोसे कहती है कि तो तुमने मुझे क्यों रखा, तुम मुझे तभी क्यों नहीं मार दिया। और टोगी सदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि टोगी की मम कभी ऐसा करती। और उसके बाद हमें कोसे का बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टोगी सदा टोगी की मम से बात कर रहा होता है। यह गोगा विलेज की चीफ के बड़े भाई की बेटी है और ऐसे बहुत सारे उनके बच्चे हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर कोसे की मॉम अब तक मर चुकी है। टोकी की मॉम कहती है कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पेरेंट्स नहीं है इसको रिटर्न करने के लिए। और टोकी सदा कहता है कि अच्छा यही हुआ कि हम इसे ऑर्फनेज में दे दें। और टोकी की मॉम कहती है क्या तुम पिछले चीफ की बात भूल गए, हम मीगा विलेज में सभी को लोगों को वेलकम करते हैं और कोसे ऐसे अगर छोड़कर जाना चाहे तो हम उसे रोकते नहीं हैं। और यहाँ पे टोकी की मॉम उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और यहाँ पर उसका नाम कोसे रख देती हैं। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है टोगी कहता है कि इसका मतलब ये है कि कोसे को कोई कंट्रोल कर रहा था और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आखिरकार मारा तो मैं नहीं है तुम्हारी मॉम को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और टोगी सदा कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और मैंने निंजास के बारे में तुम्हें सब कुछ बताया है और अगर तुमने टोगी की मॉम को मारा होता तो वहाँ पर गाँव कुछ और होते, तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा था और लास्ट में तुमने टोगी की मॉम को बचाने की कोशिश की थी। और ये सुनकर कोसे यहाँ पर रोने लगती है, जिसके बाद इटोकी आकर उसे हक कर लेता है। और टोगी सदा कहता है कि मर्डर कोई और ही है। और उसके बाद हमें गोवा क्लैन का चीफ को दिखाया जाता है जो कि एक बंदी से बात कर रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या ईगा विलेज के चीफ को तुमने मारा। और वो बंदा कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो हमें सीक्रेट कोड निंजा कोड भी नहीं दे रही थी और कोसे को भी ब्रेन वॉश मैं ही कर रहा था।
और ये बंदा ये बताता है कि इटोकी अब उनका चीफ है और ईगा में बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि इटोकी सही से कमांड नहीं कर पा रहा है। और अब गोवा का चीफ कहता है कि तुम आगे कुछ मत करना, बस ऐसे ही मुझे रिपोर्ट करते रहना। और वो बंदा कहता है कि मेरे कंपोजिशन का क्या। और ये चीफ कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, जैसे ही मुझे निंजा सीक्रेट कोड मिल जाएगा और ईगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो तुम्हें मिल जाएगा। और वैसे भी अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब मेरा अपोनेंट एक बच्चा है। और उसके बाद हमें किरोगी को दिखाया जाता है जो कि अपने विलेज फूमा में पहुंचती है और वो अपने फादर को रिपोर्ट करने वाली होती है। उसके फादर को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं। और हमें ये भी पता लगता है कि उसके फादर ने उसे गोगा वाले को बेच दिया था और अब किरोगी की जान जाने वाली है। लेकिन एंड टाइम पर उसके फादर उसे एक सीक्रेट डोर से निकाल देते हैं और इस पूरी बिल्डिंग को बूम से उड़ा देते हैं। और वो कहता है कि मैं फ्यूमा को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर हमें रियोको को दिखाया जाता है, उसके फादर यहाँ पर बताते हैं कि मेरा हाथ गोगा ने काट दिया क्योंकि मैंने उनके ऊपर सवाल उठा दिया था और बाकियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगले सीन में हमें इटोकी के मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं और कुछ देर में यहाँ से सब लोग चले जाते हैं, लेकिन इटोकी यहाँ पर खड़ा रहता है। और ऐसे यहाँ पर रात हो जाती है और एक बंदा आकर कहता है कि इटोकी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन इटोकी कहता है कि मुझे कुछ देर और यहाँ पर रहना है। और उसके बाद यहाँ पर सजाको आ जाता है। इटोकी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सजाको कहता है कि मैं बस तुम्हारी मॉम के लिए प्रे करने आया हूँ। और वो यहाँ पर प्रे करके जाने लगता है। और वो इटोकी से कहता है कि आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है अपने पेरेंट्स को अपना सामने मरते हुए देखकर। और वो इटोकी को कमजोर बोलकर यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद सजाको और ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिंडर रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर बारिश भी हो रही होती है। और इटोकी कह रहा होता है कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मेरी मॉम मर गई है और मुझे यही ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या आखिरकार तुम लोगों को मारकर मिलता क्या है। अभी मैं तुम्हें मार रहा हूं, इसके लिए भी मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आखिरकार ऐसा कब तक चलता रहेगा। और सजाको कहता है कि जब तक सारे विलेज गोवा के अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं। और इटोकी कहता है कि ये सब तो तुम अपने पिछले चीफ की वजह से कह रहे हो ना। और सजाको बताता है कि अभी का जो गोगा का चीफ है वो बहुत ही ज्यादा सनकी है, उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है। उसी ने ही मेरे फादर को मार दिया क्योंकि जब वो तुम्हारे विलेज पर अटैक करने वाले थे तो मेरे फादर ने उन्हें ये सब करने से रोका था, लेकिन उन्होंने मेरे फादर को ही मार डाला। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सजाको अपने डैड के रूम में जाता है और उसे एक फोटो फ्रेम के पीछे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। और जब वो वीडियो को प्ले करता है तो वो देखता है कि इसमें गोवा का पिछला चीफ किशन मारू है और साथ ही में अभी वाला चीफ भी है जो कि उसका बड़ा भाई होता है। और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि जो तुम चाहते हो मैं भी तो वही चाहता हूँ, मैं दुनिया के सारे निंजास को ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद मैं दुनिया पर अकेला राज करूंगा, वो भी अपने असुराज की मदद से जो कि मेरे रोबोटिक्स निंजा हैं। और पिछला चीफ कहता है कि तुम एक कलंक हो और ये डिक्टेटरशिप है। और तभी इस बीच पिछले चीफ की यहाँ पर मौत हो जाती है और उसका जिम्मेदार अभी का गोवा का चीफ है। और ये देखकर सजाको की यहाँ पर फटी की फटी रह जाती है। और उसके बाद ईगा की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर गोवा का चीफ उन्हें एक लेटर भेजता है और जिसमें एक लिखा होता है कि बिना किसी कंडीशन के हमें सीक्रेट निंजा कोड दे दो और ईगा निंजा को विलेज को खाली कर दो। और ये बात सुनकर सभी लोगों को यहाँ पर गाली दे रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि हमें वैसे भी मार डालेंगे। और सभी इटोकी से कहते हैं कि अपने रिजॉल्व को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, हमें लड़ना होगा। और इटोकी कहता है कि रुको रुको जरा सब्र करो, इस डिसीजन को लेकर बहुत सारे ज़्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उसके बाद एक बंदा कहता है कि चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसे बर्डन को फेस करना। और दूसरा बंदा कहता है कि हम क्या करें, ऐसे ही बैठे रहें और तमाशा देखते रहें और अपनी मौत का इंतजार करें। और इटोकी कहता है कि मुझे बस थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। और वो बंदा कहता है कि आपकी मॉम ने हमें प्रोटेक्ट किया था, कि आप ईगा विलेज को ऐसे ही मरने देंगे। और अगले सीन में हमें इटोकी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की तस्वीर से बात कर रहा होता है। और वो कहता है कि मॉम क्या आप ऐसे वर्ल्ड में बिलीव नहीं करती थी जिसमें पीस हो। और मुझे अभी बिल्कुल भी निंजा वाली फील नहीं आती क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि इस वर्ल्ड में निंजास भी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाऊं। वैसे तो मैं अभी रिवेंज लेने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मैं तो बस उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं चीज़ें वैसे ही करूँगा जैसे मैं करना चाहता हूँ। और फिर टोकी सदा से कहता है कि ये चीज़ को पूरा करने के लिए मेरी मदद करो। और गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।
तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इटोकी सबको बता रहा होता है कि गोगा विलेज की तरफ से जो मैसेज आया था मैंने उसका जवाब सोच लिया है। हमें गोगा वालों को अपना सीक्रेट निंजा कोड दे देंगे और उनके सामने कंडीशन रखेंगे कि वो ईगा वालों को पूरी तरीके से फ्री कर दें। और वहाँ पर बैठे सभी लोग कहते हैं क्या आप सीरियस हो, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हो? अगर गोवा के चीफ ने ऐसा मानने से मना कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? और निंजा सीक्रेट कोड उसे देना है तो काफी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और इटोकी कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें करना ही होगा। और अगर वो हमें धोखा देते हैं तो हम उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और वो टोकी सदा से पूछते हैं कि तुम्हारा इस पर क्या थॉट है। टोकी सदा कहता है कि मैं चीफ की बात तो मानूंगा। और टोकी बताता है कि उनके पास काफी सारे निंजा रोबोट हैं, अगर हम उनसे लड़ेंगे तो ईगा विलेज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और फिर सारे लोग इस डिसीजन को अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और इटोकी कहता है कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा, अगर किसी को ये विलेज छोड़कर जाना है तो वो जा सकता है। उसके बाद हमें एनएससी की मीटिंग का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोनी कह रही होती है कि क्या आप इतना कुछ होने के बावजूद भी गोवा को ऐसे जाने दोगे? और उनका चीफ यहाँ पर कह रहा होता है कि ईगा वालों ने हमसे रिक्वेस्ट की है और वो यहाँ पर पीस चाहते हैं, और अगर वो गोवा अब कोई हरकत करता है तो हम उन पर अटैक कर देंगे। और सियोनी कहती है कि उन लोगों ने रूल्स तोड़े हैं तो आप उनको ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? तो चीफ कहता है कि हमारा काम सिर्फ पीस मेंटेन करना है। लेकिन सियोनी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। और फिर हमें गोवा वालों का एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और ये बिल्कुल भी सब्र नहीं कर रहे होते हैं ईगा पर दूसरा अटैक करने के लिए। और वहाँ पर एक बंदा कहता है क्या फ़ायदा इन असुराज का जिनका हम यूज़ ही नहीं कर सकते। और दूसरा बंदा कहता है तो फिर हम एनएससी के अगेंस्ट जाएंगे। और उनका चीफ कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी हम एनएससी का कोई भी रिप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हम अपने असराज को तैयार करेंगे और फिर ईगा से सीक्रेट निंजा कोड लेकर उसको तबाह कर देंगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शियोनी टोकी सदा और इटोकी से मिलने आई होती है और वो कहती है कि गोगा वालों ने पीस टेरिटरी के लिए अभी कोई भी जवाब नहीं दिया। और इटोकी कहता है क्या तुम हमारे लिए मीटिंग अरेंज करा सकती हो? और शियोनी कहती है कि वो लोग तो अभी हमसे भी बात नहीं कर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और इटोकी उसका शुक्रिया अदा करता है उनके पास आने के लिए। और जब शियोनी यहाँ से जाने लगती है इटोकी से रोककर कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद किराई को दिखाया जाता है जो कि रियोको से मिलने आई होती है और वो देखती है कि रियोको का घर पूरी तरीके से जल चुका है। और जब वो यहाँ से जा रही होती है उसे एक जगह दिखती है, जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पर उसे रियोको मिलती है और रियोको यहाँ पर काम कर रही होती है। और किराई उसे बोलती है लेकिन वो कहती है कि मुझे अपना काम करना ही होगा। और किराई कहती है लेकिन यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। और रियोको कहती है दोबारा भी ठीक हो सकता है लेकिन पहले मुझे अपना काम करना होगा, क्योंकि साइका विलेज काम लगातार निंजा टूल बनाते रहना है और मैं भी एक निंजा टूल की तरह हूँ, क्योंकि मेरा भी अब कोई मास्टर नहीं है और मैं काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई कंट्रोल करे। और किराई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस टाइम पर सभी अकेले हैं और मैंने भी तुम सभी को धोखा दिया है। वो मैं ही थी जो कि गोवा विलेज वालों को सारी इन्फॉर्मेशन देती थी और मेरी वजह से टोगे की मॉम की डेथ हुई है। मेरे पिता शुरू से मुझे ये सिखाया है कि सब लोगों को धोखा देना, और अब वो खुद भी मर चुके हैं। और रियो कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ क्योंकि तुम काफ़ी अच्छी हो। जिसके बाद वो उसे हक कर लेती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद हमें गोवा विलेज का चीफ दिखाया जाता है जिसे कॉल आता है और यहाँ पर सजा को बात कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अपने डैड के फोटोग्राफ के पीछे एक मेमोरी कार्ड मिला है जिससे मुझे ये पता चल गया है कि गोवा विलेज के पिछले चीफ का मर्डर कैसे हुआ। जिससे चीफ पूछता है कि ये बात तुमने किस किस को बताई है। और सजा को कहता है कि अभी तक ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, बस मुझे दूसरा मौका चाहिए। मैं अपने फादर की तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और ईगा पे हमला करना चाहता हूँ। और वो चीफ कहता है तो ठीक है तुम वहीं रुको, मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, वो मेमोरी कार्ड तुमसे दे देना और एक काम करके फिर तुम ईगा का पार्ट बन जाना। और उसके बाद हमें ईगा विलेज वालों को दिखाया जाता है जो कि इटोकी के डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और इटोकी कहता है तो इसका मतलब ये है कि आपको विलेज को छोड़ना पड़ेगा। और वो लोग कहते हैं कि हम विलेज को नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे ये पोजीशन छीन लेंगे। इटोकी कहता है कि ये पोजीशन मुझे मेरी मॉम ने दी थी और उन्होंने ही मुझे यहाँ का चीफ बनाया है। और वो लोग कहते हैं कि ये डिसीजन तुम्हारी मॉम का नहीं बल्कि पूरे ईगा विलेज का है। और इटोकी कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और वो यही कहकर वहाँ से चला जाता है।
और फिर उसके बाद हमें रियोको को दिखाया जाता है जो कि आउल की मदद से मैसेज भेज रही होती है और उसे कहती है कि प्लीज़ इस मैसेज को सही जगह पर पहुंचा देना। और फिर ईगा विलेज वालों को सभी बंदूकों की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि हम सारे मिलकर चीफ को पकड़ लेंगे और उनसे सीक्रेट निंजा को छीन लेंगे। और वैसे भी टोकुसदा यहाँ पर नहीं है और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर टोकुसदा वापस आए तो तुम सबको इन्फॉर्म कर देना। और फिर एक बंदा खड़ा होकर कहता है कि तो हमें दूसरे रास्ते को ही अपनाना होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सजाको पर अटैक होता है लेकिन इन लोगों को पता लगता है कि सजाको यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वो अपने चीफ को बताते हैं कि सजाको यहाँ पर नहीं है। तो चीफ कहता है कि जल्दी से सजाको को ढूंढो और उसके पास जो मेमोरी कार्ड है उसे ले लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सजाको ने इन सबकी बैंड बजा दी होती है और सजाको के कहने पर ही वो बंदा अपने चीफ को ऐसी बातें कर रहा था। और सजाको उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार तुम ईका पर कब हमला करने वाले हो, और डर के मारे वो बंदा सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि कल रात हम ईका पर हमला करेंगे। और फिर गोवा का एक ट्रेटर गोवा की चीफ को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और वो ये बताता है कि ये सीक्रेट निंजा कोड छीनने वाले हैं और अब यहाँ पर टोकुसदा भी नहीं है। और गोवा का चीफ कहता है कि ये काफ़ी अच्छा मौका है लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, वो सीक्रेट निंजा कोड तुम्हें लेना और तुम्हें एक इंसान की जान बचानी है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ईगा विलेज वाले इटोकी के रूम को घेर लेते हैं और कोजी यहाँ पर कहता है कि 10 मिनट बाद हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और तभी एक निंजा अंदर आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि ट्रस्टर सोके होती है। और फिर यहाँ पर कोजी भी आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे बोला था ना 10 मिनट बाद वेट करने के लिए, क्या तुम वही ट्रेटर जो कि सारी इन्फॉर्मेशन गोगा वालों को भेज रहे हो। और फिर इनके बीच में एक फाइट होती है जहाँ पर कोजे सोके को नीचे गिरा देता है और फिर उसे याद आता है कि इटोकी ने उसे कहा था कि कोजे ट्रस्टर नहीं है, वो और कोई है। और कोजे इटोकी से पूछता है यार तुम मेरे पर इतना बिलीव क्यों करती है। और इटोकी कहता है कि सब लोग आप पर काफ़ी बिलीव करते हैं इसलिए मुझे भी आप पर बिलीव करना होगा, और अगर आप ही ट्रेटर निकले तो फिर मैं किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकता। और फिर प्रेजेंट में कोजे सोके से कहता है कि तुम मुझे ये मत बोलना कि इटोकी की मोम की मौत तुम्हारा ही हाथ है। और वो सोके से कहती है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम मुझे अभी मार डालो। और यहाँ पर कोजे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से कितने खून बहे हैं। और सोगे कहती है कि तुम ईगा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये कमज़ोर है, गरीब है, ऊपर से इन लोगों ने मेरे पति को भी मार दिया था। और कोजे कहता है कि गोगा वाले सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। और अगले पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जहर खा लेती है और ईगा के बाकी लोग यहाँ पर आ जाते हैं जो कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और उसके बाद हमें इटोकी के कुछ लेटर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि ईगा विलेज वालों, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे झूठ बोलने के लिए, लेकिन ट्रेटर का पता लगाने के लिए मुझे झूठ बोलना ही पड़ा। और फिर हमें इटोकी और टोकुसदा को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। इटोकी कहता है कि सजाको से बात करने के बाद हमें ये बात तो पता चल गई, गोगा ना तो रिवेंज चाहता है ना हमें हराना चाहता है, वो तो दुनिया में सभी निंजास को ख़त्म करना चाहता है। और फिर गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है टोकुसदा एक जगह पर जाता है जहाँ पर सजाको भी होता है और वो उसे मेमोरी कार्ड दे देता है और कहता है कि इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, बस तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम मेरे बीच में मत आना। और फिर हमें टोकी और टोकुसदा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। और टोकुसदा कहता है कि गोवा के सभी मशीन निंजा गायब हो चुके हैं। और टोकी कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो हम पर हमला करने के लिए गायब हुए हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम इस वार को रोक सकें। और टोकुसदा कहता है कि गोगा विलेज के चीफ ने सबसे कट आउट कर लिया है, उस तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इटोकी कहता है कि जब गोगा वाले हम पर हमला करेंगे तो हमारी डिफेंस कमज़ोर होगा। और वो टोकुसदा से कहता है कि तुम अटैक का टाइम पता करो, मैं डायरेक्ट जाकर उनसे बात करूंगा। और टोकुसदा कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकेले तुम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। इटोकी कहता है कि अकेले ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन हिडन निंजा कोर की मदद से मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इटोकी इतने सालों बाद सीक्रेट निंजा कोड निकालता है और उसे पहन लेता है। और फिर हमें अगले सीन में इटोकी, कोसे और टोकुसदा गोवा की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। और इटोकी उन दोनों से कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो। और टोकुसदा कहता है कि मैंने ईगा विलेज छोड़ दिया है इसलिए मैं तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानूंगा। और कोसे भी उसकी बात मानने से मना कर देती है, जिसके बाद में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे इटोकी कोसे के पास आया होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मरना चाहती हो। मॉम का ड्रीम था कि वो अपने बच्चों को कुछ करता हुआ देखें और मैं श्योर हूँ कि
उनकी मॉम चाहती हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करो, और ये रीज़न काफ़ी है तुम्हें अपनी लाइफ कंटिन्यू करने का। और इटोकी सदा से यहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है, और इटोकी सदा कहता है कि गोगा वाले यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, और चीफ चाहते हैं कि हम सारे विलेजर को यहाँ से बाहर निकाल दें, और चीफ अकेले गोगा वालों के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। जिसके बाद टोगसदा उसे एक डिवाइस देता है जिसमें कोसे अपने सर में लगी हुई चिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और कोसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये काम करना चाहती हूँ। जिसके बाद इटोकी इनकी बात मान जाता है और गोवा के हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये सब हेडक्वार्टर में जाते हैं। लेकिन गोगा विलेज का चीफ उसे कैमरे की मदद से देख रहा होता है, और एक बंदा वहाँ पर कहता है कि आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेडक्वार्टर में घुसने की, और दूसरा बंदा कहता है कि इसमें टोगसदा भी है। चीफ कहता है तो इसमें दिक्कत क्या है। जिसके बाद वो बंदा कहता है सभी रोबोटिक निंजा को एक्टिवेट कर दो, और रोबोटिक निंजा को वापस बुला लो जो कि ईगा विलेज पर अटैक करने के लिए गए हैं। लेकिन ईगा वालों ने सारे सिग्नल ब्लॉक कर दिए होते हैं, जिस वजह से इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता, और फिर गोवा वाले यहाँ पर अटैक शुरू कर देती हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इटोकी और कोसी यहाँ पर लड़ रहे होते हैं, और यहाँ पर रियोको और किराई भी आ जाती है। तो कि पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रियोको कहती है कि मैं यहाँ पर वो लेने आई हूँ जो मुझसे छीन लिया गया था, और किराई कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, और उसको सारी बात बता देती है कि वो ही उनकी बात लीक करती थी, और ये भी वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने आई है। और इस सुनकर इटोकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर किराई और रियोको इन रोबोटिक निंजा से लड़ने लगते हैं, और वो तीनों यहाँ से आगे निकल जाते हैं। और गोवा का चीफ ये सारा कुछ देख रहा होता है, और वो अपना निंजा टूल निकाल लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इटोकी के सामने 3 निंजा आ जाते हैं। इटोकी कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने आया हूँ, लड़ने नहीं आया हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। जिसके बाद वो यहाँ पर रोबोटिक निंजा को बुला लेता है, इटोकी इन दोनों को यहाँ पर रोकने के लिए कहता है, और वो अपने सीक्रेट निंजा टूल से उन लोगों पर अटैक करता है। इस सीक्रेट निंजा कोर से इटोकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उन सभी रोबोटों को हरा देता है, पर इससे उसको काफ़ी ज़्यादा वो वीक हो जाता है। और तभी इटोकी सदा आंखों से बचा लेता है, और कोसी यहाँ पर स्मोक करके इटोकी को लेकर निकल जाती है, और टोकी सदा उन रोबोट से फाइट कर रहा होता है। और इटोकी और कोसे जैसे ही आगे पहुंचते हैं यहाँ पर उन्हें 2 निंजास और मिलते हैं, और वो कहते हैं कि हम इनको मारकर जल्दी से यहाँ पर मैटर ख़त्म करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सजाको भी आ जाता है, और वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा होता है, और फिर इन दोनों को निंजास को यहाँ पर मार देता है, और इटोकी कोसे यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद एक गोवा के चीफ के पास पहुँच जाते हैं, और वो इन दोनों को देखकर कहता है कि अच्छा ऐसा दिखता है निंजा सीक्रेट कोर। इटोकी कहता है ये ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हारे पिछले चीफ ने अपनी जान पर खेल के प्रोटेक्ट किया है, और तुम इसके लिए सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इटोकी कहता है ये सिर्फ मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे दे सकता हूँ, अब तुम किसी भी विलेज को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, और तुम अपने सारे क्राइम्स कन्फेस करोगे, और तुम एक निंजा होना भी छोड़ दोगे, और अपने सारे मैकेनिकल निंजास को डिस्ट्रॉय कर दोगे। लेकिन गोवा का चीफ यहाँ पर कहता है कद्दू करे मेरा, तेरे कहने पे कर दूं, मैं ये सब नहीं मानता बच्चे, तुम एक बच्चे हो और तुम मुझे नहीं मार सकते, और ना ही तुम में इतनी हिम्मत है। बस कुछ देर मुझे यहाँ पर वेट करना है, और ईगा विलेज को डिस्ट्रॉय करके मेरे निंजा वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो सब तुम पर अटैक करना शुरू कर देंगे। और इटोकी कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम क्यों सारे निंजा को मारना चाहते हो और क्यों सारे विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। शायद तुम भी एक निंजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम्हें निंजा बनना पड़ा, और तुम्हें इसलिए कर रहे हो। अगर तुम सारे निंजा को मार दोगे तो किसी को भी आगे निंजा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप एक निंजा फैमिली में जन्म लेते हो तो आगे जाकर आपको भी एक निंजा बनना पड़ता है, और ये चीज़ उसके लिए कंपलसरी हो जाती है। तो यही रीज़न है ना कि तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारी तरह सफ़र ना करें। अगर तुम्हारा ये रीज़न है निंजा को हेट करने के लिए, तो मैं तुम्हें उसके लिए माफ़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों निंजाओं में से एक निंजा को पकड़ लेता है, और उनसे पूछता है कि गोवा की करंट सिचुएशन पर तुम्हारा क्या ख्याल है। मान लो रोबोटिक निंजाओं ने सभी निंजा को मार दिया, तो उसके बाद क्या। तो उनमें से एक निंजा रिप्लाई करता है जो पावरफुल होंगे वो सबसे टॉप पर होंगे, और जो कमज़ोर होंगे उन्हें मार दिया जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे डैड एक डरपोक थे इसलिए उनको मार दिया गया। और सजाको ने जिसको पकड़ा होता है वो बंदा उससे पूछता है आखिरकार तुम चीफ को हराना क्यों चाहते हो, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहते हो। और सजाको कहता है हाँ मैं उसकी जगह लेना चाहता हूँ। जिसके बाद ये बंदा गुस्सा हो जाता है और सजाको पर अटैक कर देता है, और सजाको कहता है कि अभी के गोवा विलेज के पास दिल नहीं है, इसलिए मैं गोवा को दोबारा से रीमेक करूँगा। इसके बाद वो अपने फायर से इन दोनों पर अटैक कर देता है,
और यहाँ पर हमें फिर से इनका चीफ को दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये बातें तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें प्यार से पाला गया है, और मैंने तुम्हारी मॉम को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रही थी, और मैं सभी निंजा और उनके विलेज को इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे के सारे बकवास हैं। और चीफ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी मॉम को मारने का ही बड़ा रीज़न ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है, मैंने तो उनको बस ऐसे ही मार दिया जैसे हम एक कीड़े को मारते हैं। और ये सुनकर इटोकी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसका सीक्रेट निंजा कोर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और इटोकी अपने तलवार निकाल लेता है और ये चीफ उसको उकसा रहा होता है ताकि वो अपना सीक्रेट निंजा को इस्तेमाल करे, लेकिन कोसे उसे रोक लेती है, जिसके बाद इटोकी यहाँ से वापस मुड़कर जाने लगता है। और इटोकी कहता है हमारा जो काम था वो यहाँ पर हो चुका है, और हम देखते हैं कि एनएससी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है क्योंकि इटोकी एक डिवाइस की मदद से ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और गोवा का चीफ जो भी आज तक उसने किया उसने सारा कन्फेंस कर लिया और एनएससी को इसके बारे में पता चल जाता है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इटोकी और सियोनी बात कर रहे होते हैं और इटोकी कह रहा होता है कि मैं गोगा विलेज के चीफ से सारी बातें सच सच बाहर निकलवाऊंगा। और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है सियोनी अपने चीफ से परमिशन ले लेती है गोगा पे अटैक करने के लिए और फिर वो इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। रिको किराए का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है और इटोकी उस चीफ से कहता है अब तुम सिलेंडर कर दो, लेकिन वो चीफ अपने सूट को एक्टिवेट कर लेता है और वो उन पर अटैक कर देता है और कोसे इटोकी को बचाते हुए यहाँ पर घायल हो जाती है, जिसके बाद वो चीफ इटोकी पे बहुत ज़्यादा हमला करना शुरू कर देता है और वो लगातार हमला कर रहा होता है और वो इटोकी से कह रहा होता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जिसके जवाब में इटोकी भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी कोसे आकर उस चीफ को पीछे से पकड़ लेती है और वो देखकर बहुत ज़्यादा भौंकला जाता है और उसे पकड़कर दूर फेंक के मारता है। और तभी इटोकी आकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और जब ये लड़ रहे होते हैं इनके हाथ आपस में टकरा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इटोकी का सीक्रेट निंजा कोर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद इटोकी से काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगता है और वो उसको एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो उड़कर काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और दूसरी तरफ हमें सजाको को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है और उसके पास टोकी सदा आता है और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में एनएससी आ जाएगी, तब तक तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना होगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि गोवा के चीफ इटोकी को कह रहा होता है तुम जन्म से ही पावरफुल हो और जन्म से ही मैं डिफेक्टिव हूँ और तुम अपने माँ के कातिल को मारने में कतरा रहे हो, लेकिन मैं एक छोटे से बच्चे को मारने में कतराऊंगा नहीं, हमें जैसा होना था हम वैसे ही हैं और मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। और इटोकी कहता है ये सिर्फ तुम्हारे बहाने हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे साथ ही अनफेयर है, ये दुनिया बनी अनफेयर के लिए है और यहाँ पर सभी को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी वजह से कमीने बन जाओ। और ये बोलकर इटोकी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो चीफ इटोकी पर गन से फायर करने लगता है और तभी यहाँ पर इटोकी सदा आकर उसे मार देता है और तब शियोनी भी यहाँ पर पहुंच जाती है और टोकी सदा सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। और यहाँ पे इटोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं मानता और कहता है कि ये मेरा काम है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये बर्डन उठाओ। और ये बोलकर टोकी सदा यहाँ से कूद जाता है और गायब हो जाता है। और जैसे टोकी सदा ने कहा होता है इन सब का इल्जाम सियोनी टोकी सदा पर लगा देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, जिसके बाद कोसी और टोकी यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और गोगा और ईगा विलेज के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और अभी टोकी सदा का कुछ पता नहीं लगता और सियोनी से एक बंदा बात कर रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि हमें नहीं लगता कि टोकी सदा हमसे भाग रहा है, बल्कि वो हमें शेडो से प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो बंदा पूछता है कि क्या तुम अब भी उसे पनिश करोगी, और सियोनी कहती है कि मैं बस अपनी ड्यूटी करूंगी। और फिर हमें रियोको को दिखाया जाता है जो कि अच्छे से निंजा टूल्स काम कर रही होती है और किराए भी एक एक्ट्रेस बन गई है और वो एक इंटरव्यू में कह रही होती है कि मैं झूठ बोलने में एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं झूठ बोलकर लोगों को एंटरटेन करूँ। और सजाको भी गोवा का चीफ बन गया होता है। और फिर हमें कोसे को दिखाया जाता है जो कि इटोकी की मुंह की कवर पर आई होती है और वो कहती है कि इटोकी ने एक नया काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि वो उस काम को अच्छे से कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो 1-2 दिन में वो काम को छोड़ देगा। फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने खिलौने से खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसका खिलौना रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है
और वो बच्चा भी उसे खिलौने को उठाने के लिए रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है, लेकिन तभी सही टाइम पर आकर इटोकी उसे बचा लेता है और उस बच्चे की मॉम इटोकी से शुक्रिया बोलती है उसके बच्चे की जान बचाने के लिए। उस बच्चे की मॉम उसे डांटती है, तुम कभी भी ऐसी चीज मत करना, और वो इटोकी से माफी मांगती है इस चीज के लिए। इटोकी कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ कि सेफ है। और वो बच्चा इटोकी से पूछता है, क्या आप एक निंजा हो? इटोकी कहता है, निंजा जैसी कोई चीज नहीं होती। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।